हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हिंदी नाइट वॉकर पे आप सभी का स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। व्यूअर्स, आज की हमारी कहानियों का टॉपिक लाले चूजा आउलविच है। लाले चूजा की कहानियां पूरे मैक्सिको में सुनी जा सकती हैं। कहा जाता है कि इसने अपने स्पिरिट को शैतान को बेच दिया और इसके बदले उसने कुछ ऐसी शक्तियां दी जिससे ये अपने रूप को एक उल्लू में बदल सकती है। कुछ लोगों का कहना है कि ये एक सफ़ेद उल्लू में बदल जाती है और वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ब्लैक आउल में बदल जाती है। लेकिन रिपोर्ट और कहानियां कहती हैं कि ये एक काला उल्लू होता है जो 7 फीट तक लंबा और उसके पंख 15 फीट तक लगभग होते हैं। इसका फेस एक बूढ़ी औरत का होता है। टेक्सास और कैलिफोर्निया में भी इसकी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। लीजेंड्स का कहना है कि लाले चूजा पहले कभी एक नॉर्मल औरत हुआ करती थी, पर वो जादूगरनी थी। जब उसका भेद खुल गया तो गांव वालों ने उसे मार डाला। लीजेंड्स का यह भी कहना है कि वो अपना रिवेंज लेने के लिए वापस पलटी, पर अब वो एक शेप शिफ्टर थी। एक बड़े और डरावने उल्लू में खुद को बदल सकती थी। इसके बारे में कहा जाता है कि दिन में ये एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है, पर जैसे ही रात होती है ये उल्लू बनकर इधर उधर अपना शिकार ढूंढती है। इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि इसके रोने की आवाज़ को बुरा शगुन माना जाता है और अगर किसी के सपने में आ गई तो ज़रूर कोई इसका करीबी मरने वाला है। ये क्लाइमेट को भी कंट्रोल कर सकती है। लाले चूजा शराबियों और न्यूबॉर्न बेबीज का शिकार ज़्यादा करती है। इसके बारे में यह भी मिलता है कि रात को 3 बार सीटी नहीं बजाना चाहिए। ये लाले चूजा को अपनी तरफ बुलावा देना समझा जाता है। इससे बचने का तरीका नमक को समझा जाता है। बहुत से लोग इससे बचने के लिए अपने दरवाजे और खिड़कियों पर नमक लगाते हैं। व्यूअर्स, बहुत सी और भी बातें हैं जो लाले चूजा के बारे में पाई जाती हैं। मुझे लगता है कि इतनी जानकारी इस उल्लू चुड़ैल के बारे में काफ़ी है। तो चलिए अब अपनी कहानियों की तरफ चलते हैं। मेरा नाम कैरल है। ये एक सच्ची कहानी है जो मेरी मॉम और मेरे साथ घटी। मैं लाले चूजा का शिकार होते होते बच गई। ये उस समय की बात है जब मैं अभी कुछ ही हफ्तों की थी और मेरी मॉम ने मैक्सिको सफ़र करने का इरादा कर लिया था। चूंकि मेरी मॉम अपनी मॉम और फादर को मुझे दिखाना चाहती थी। मेरे नाना और नानी मैक्सिको में रहते थे। मेरी मॉम ने किसी और चीज़ से जाने के बजाय बस से सफ़र करना बेटर समझा। मेरे आने की खुशी में मेरे नाना और नानी ने एक ग्रैंड पार्टी रखी थी। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो हमारा शानदार वेलकम हुआ और हमारे नाना और नानी मुझे देखकर बहुत खुश थे। जब पार्टी खत्म हो गई तो मेरी नानी मुझे और मेरी मॉम को गेस्ट बेडरूम में ले गई जहाँ हमको सोना था। मेरी नानी मेरे लिए एक पुराना पालना लेकर आई और मुझे उस पालने में लिटा दिया। मेरी मॉम बिल्कुल मेरे पास ही बेड पर थी। मॉम ने मेरे दोनों तरफ छोटे छोटे तकिए रख दिए थे ताकि मैं बिल्कुल सीधी सो सकूं, इसलिए कि उनको डर था कि कहीं मैं इधर उधर ना हो जाऊं। जब सब अपने अपने बेड पर आ गए तो मेरी नानी का डॉग, जिसका नाम रॉकी था, वो भी अंदर आ गया। वो हमारे साथ ही रहना चाहता था। उस रात गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मेरी मॉम ने स्लाइडिंग वाली खिड़की को खोल दिया जो कि बालकनी की तरफ खुलती थी, ताकि कुछ फ्रेश हवा रूम में आती रहे और मैं सुकून से सो सकूं। हम लोग 2nd फ्लोर पर थे, इसलिए खिड़की खोलकर सोने में कोई दिक्कत नहीं थी। सब कुछ सेट करने के बाद मेरी मॉम बिस्तर पर सोने के लिए आ गई। लगभग 3 बजे के आसपास मेरी मॉम रॉकी के गुर्राने और तेज भौंकने से उठ गई। ये बहुत अजीब था कि रॉकी रात को भौंक रहा था। रॉकी बहुत सीधा साधा शांत पालतू डॉग था जिसने कभी भी रातों को ऐसा नहीं किया था। शायद रॉकी मेरी मॉम को अपनी आवाज़ से उठाना चाहता था। फिर मेरी मॉम ने मुझे कुछ ऊंची और तेज आवाज़ में रोते हुए सुना। वो मेरी तरफ मेरी मदद के लिए दौड़ पड़ी। फिर जो कुछ मेरी मॉम ने देखा उसे देखकर वो चौंक गई। मैं अपने पेट के बल उस पालने में पड़ी हुई थी और मेरा मुंह नीचे छोटे गद्दे पर था। मॉम ने मुझे चुप कराने के लिए तुरंत ही उठा लिया और रॉकी की तरफ ध्यान देने लगी। रॉकी अब भी बालकनी की तरफ देखकर भौंक रहा था। जब मेरी माँ ने करीब आकर बालकनी की तरफ देखा तो उनकी चीख की आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी। उसने एक बदसूरत और बहुत बड़ा उल्लू देखा था।
जो मेरी मॉम ने पहले कभी नहीं देखा था। उसका मुंह और उसके पंख बड़े और खुले हुए थे। उसके पंख कोयले से भी काले थे। रॉकी ने कुछ नया और अजीब देखा था, इसलिए वो बालकनी की तरफ दौड़ पड़ा। शायद वो उसे पकड़ना चाहता था, लेकिन इतनी देर में वो उल्लू अपने बड़े पंखों को फड़फड़ाकर घटाटोप अंधेरों में खो गया। मेरी मॉम की चीख सुनकर मेरे नाना हमारे रूम में आ गए। वो मेरी मॉम से पूछने लगी, आखिर क्या बात हुई, तुम इतनी तेज क्यों चीखी थी? मेरी मॉम रूम के बीचों बीच फ्लोर पर बैठी हुई थी, मुझे अपनी गोदी में छिपाकर अपने सीने से लगाई हुई थी। रॉकी अब भी आसमान की तरफ देखकर भौंक रहा था। मेरी नानी मॉम के पास बैठकर उसे समझा रही थी, अब डर की कोई बात नहीं है, हम तुम्हारे पास ही हैं। फिर मेरे नाना ने मेरे पैरों को देखा। मेरे पैरों पर स्क्रैच के निशान थे, और जो तकिया मेरी मॉम ने मुझे सीधा रखने के लिए लगाया था वो पालने से बाहर पड़ी हुई थी, जैसे उसको किसी ने वहां से फेंक दिया था। मेरी मॉम और ग्रैंड मॉम ने मुझे उस वक्त बताया जब मैं कुछ समझदार हो गई। वो लोग कहते थे कि तुम लाले चूजा के किडनैपिंग अटेम्प्ट की सर्वाइवर हो। मैक्सिकन लेजेंड्स का कहना है कि लाले चूजा एक क्रिएचर है, जो क्रिएचर कम चुड़ैल जाता है, जिसने अपनी स्पिरिट यानी अपनी आत्मा को शैतानी ताकत के बदले शैतान को बेच दिया है, और शैतान ने उसे एक बड़े और भयानक उल्लू में बदलने की शक्तियां प्रदान कर दी है। कहा जाता है कि लाले चूजा रात के समय शिकार के लिए निकलती है। उसका शिकार कोई भी हो सकता है, जैसे कि जानवर, यहां तक कि नशे में धुत लोगों को भी अपना शिकार बना लेती है। लेकिन ज्यादातर वो बच्चों का शिकार करती है और उन्हें पहाड़ों पर अपनी झोपड़ियों में ले जाकर उनकी बलि चढ़ाती है। अब जब भी मैं अपने नाना नानी के यहाँ जाती हूँ तो वो लोग मुझे मेरे नाम से कम लाले चूजा के नाम से ज्यादा बुलाते हैं, ताकि वो कहानी हमेशा याद रह जाए। सच में मुझे बचाने वाला अगर कोई हीरो था तो वो मेरी नानी का डॉग रॉकी था, जिसने उस लाले चूजा को कुछ और करने से रोक दिया और भौंक कर उसे भगा दिया, और उसने मेरी जान बचाई। पर बहुत अफसोस की बात है कि इस साल उस डॉग की डेथ हो गई, और मैं उस समय अमेरिका में थी। उसकी मौत से पहले उसे नहीं देख पाई, लेकिन मैं उसे हमेशा एक हीरो की तरह याद रखूंगी। मैं आज 17 साल की हूँ। आज भी मेरे पैरों पर स्क्रैच के निशान पाए जाते हैं। ये वही जगह है जहां पर उस लाले चूजा उल्लू ने मुझे नोचा था। व्यूअर्स, ये दूसरी कहानी मैंने रेडिट से ली है, तो चलिए कहानी को सुनते हैं। मैं एरिज़ोना की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। एक रात मैं और मेरे दोस्त एक शांत जगह पर बैठे हुए ड्रिंक कर रहे थे। हम सब आपस में इधर उधर की बातें करके हंसी मजाक कर रहे थे। बातों ही बातों में हमारे बीच पैरानॉर्मल चीज़ों के बारे में बहस छिड़ गई, और फिर उसके बाद हमारे सभी दोस्तों के पास कोई ना कोई पैरानॉर्मल घटना थी जिसे हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे। गैब्रियल ने हमें एक हॉन्टेड अपार्टमेंट के बारे में बताया, जिसमें वो और उसकी माँ वेस्ट वर्जीनिया में रहते थे। एक रात उसकी माँ ने उसे चिल्लाते हुए जगाया था। वो काफी डरी हुई थी। उन्होंने उसके बिस्तर के पास एक काली परछाई को देखा था। फिर जॉन ने एक अजीब हिरन के बारे में बताया, जिसकी आंखें कुछ अजीब थी। फिर मैंने उन्हें कुछ अजीब और डरावनी आवाज़ों के बारे में बताया, जो मैंने अपने पेरेंट्स के घर के बाहर मोंटाना में सुना था। हमारे साथ हमारा एक दोस्त जिसका नाम सैमुअल था। वो कभी ड्रिंक नहीं करता था, पर उसने मुझसे बोतल ले लिया और पीने लगा। हम सबको उसके ऊपर विश्वास नहीं हुआ कि सैमुअल कैसे पी सकता है। वो तो कभी ड्रिंक नहीं करता था। सैमुअल इंजीनियरिंग कर रहा था और वो अपने 3 साल में था। उसकी देखभाल अब उसके अंकल करते थे, और उसके अंकल एक प्रोफेसर थे जो नहीं चाहते थे कि सैमुअल मैक्सिको में रहकर खेती या कुछ और करे। इसलिए उन्होंने सैमुअल का एडमिशन यहाँ पर कराया था। सैमुअल ने एक सांस में बोतल के कुछ हिस्से खाली कर दिए। हमें उसे देखकर बहुत आश्चर्य हो रहा था, इसलिए कितने सालों में उसने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया था। फिर उसने हमें अपनी स्टोरी बताना शुरू किया। उसने कहा कि तुम लोग जानते हो कि मैं मैक्सिको में पला बड़ा हूँ। हर्मोसिलो से बाहर एक छोटे से देहात से बिलोंग करता हूँ। पूरे देहात में 8,000 के करीब लोग हैं। हमारा काम खेती करना था। मैं अपनी मॉम और दादा दादी के साथ वहाँ रहता था। मेरे दादा के पास बहुत से घोड़े थे। उन्हें घोड़ों का बहुत शौक था। सिर्फ मेरे दादा ही नहीं, बल्कि उनके फादर को भी यही शौक था।
जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफ़र होता रहा। मेरे अंकल अमेरिका में रहते हैं, जो हमारे खर्च के पैसे हमें भेजते हैं। हम खेती करने में उतने अच्छे नहीं थे, पर ठीक थे, हमारा गुजारा हो जाता था। हम अपनी ज़िंदगी में खुश थे। जब मैं हाई स्कूल में था तो मैं और मेरे मैक्सिकन फ्रेंड अक्सर खेतों में पार्टियां किया करते थे और हम सब उन पार्टियों को बहुत एंजॉय करते थे। सेंटियागो और मैं बचपन से ही एक दूसरे के साथ रहते हुए आए थे और हमारे कुछ और भी दोस्त थे जो गांव ही के थे। क्रिस्टोफर, मेटियो और जोनाथन, हम सब बहुत अच्छे दोस्त थे। अक्सर हमें एक साथ ही देखा जाता था, लेकिन एक रात हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जिस पर किसी को भी यकीन नहीं था। हम सब ला लोरोना और एल सिल्बोन की कहानियां सुनते हुए बड़े हुए थे, लेकिन मेरी मॉम मुझे डराने के लिए एक अजीब कहानी लाले चूजा के बारे में बताना पसंद करती थी। वो कहती थी कि लाले चूजा एक चुड़ैल थी जिसने अपनी मौत के बाद खुद को एक उल्लू शैतान में चेंज कर लिया। उसके बारे में कहा जाता है कि वो जमीन पर घूमती है। शराबी या जो लोग नशे में धुत होते हैं वो उनका शिकार करती है, पर उसे बच्चों का शिकार पसंद है। वो रातों को शोर मचाती है, चीखती है, अजीब आवाजें निकालती है ताकि वो आपको अपने जाल में फंसा सके। वो गरज, चमक और बहुत सी डरावनी और खौफनाक टाइप की चीजें कर सकती है। वो शरारती बच्चों को पकड़ ले जाती है। मेरे घर में लाले चूजा नाम का बहुत यूज किया जाता था ताकि हमसे वो काम कराया जा सके जो आम बच्चों को डराकर उनके पेरेंट्स कराते हैं, जैसे होमवर्क या और भी कोई काम जो हमें करना पसंद नहीं होता। जब मैं बिल्कुल यंग था तो मेरी मॉम ने मुझे लाले चूजा की कुछ खौफनाक कहानियां सुनाई थी। मुझे अपने दोस्तों के साथ शराब पीने और लड़कियों के साथ मिलने में ज्यादा दिलचस्पी थी। मैं 16 साल का था। एक रात जब मेरी मॉम ने मुझे बाहर जाते हुए पकड़ लिया, उसने कहा कि मैं जानती हूं कि तुम रातों को कहां जाते हो। उसने मुझे पहले तो प्यार से समझाया कि रातों को शराब पीकर बाहर मत टहला करो, लेकिन मैं नहीं माना तो मेरे ऊपर गुस्सा करने लगी और मुझे जाने से रोकने लगी। मैंने कहा, मॉम, अब मैं बड़ा हो गया हूं, मुझे अब डरने की जरूरत नहीं है और मुझे आपकी वो लाले चूजा की कहानियां अब नहीं डराती। मैं अपने दोस्तों के साथ घूमना चाहता हूं और वो मैं घूमूंगा, इसलिए कि अब मैं बड़ा हो गया हूं। उसने मुझसे कहा कि बेटा, मैं तुम्हें लाले चूजा की कहानी यूं ही नहीं सुनाती, बल्कि इसी चुड़ैल ने तुम्हारे बाप को मार डाला था। मैंने मॉम की बातों को अनसुना करके घर से बाहर निकल गया और वो चिल्लाती रहेगी। मेरे डैड मेरे पैदा होने से पहले ही नशे में ड्राइविंग करते हुए एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। वो रोड से हटकर एक पेड़ से टकरा गए थे। उनकी गाड़ी में आग लगने की वजह से वो जलकर मर गए। उनकी बॉडी की हालत बहुत बुरी थी। मेरी मॉम का कहना था कि वो लाले चूजा चुड़ैल ही थी जिसने उन्हें रोड से हटा दिया था। उसने मुझे बचपन से ही इस चुड़ैल से बहुत डराया था, पर अब मुझे उनकी बातों पर विश्वास नहीं था कि मेरे डैड की मौत उस चुड़ैल लाले चूजा की वजह से हुई थी। वो मेरे पीछे पीछे रोड तक आई थी और रो रही थी। उसके रोने की हालत आज तक मेरे दिमाग में छपी हुई है। ये उस वक्त तक रहेगी जब तक मैं मर नहीं जाता। मैं घर से थोड़ा लेट निकला था और यह पार्टी किसी गोदाम में थी। वहां बियर चल रही थी और लड़कियां डांस कर रही थी और म्यूजिक बहुत लाउड था। मैंने वहां खूब एंजॉय किया और खूब पिया। मैं उस रात सच में बहुत नशे में था। पार्टी खत्म होने के बाद हम सेंटियागो की कार में बैठ गए। सेंटियागो कार चला रहा था। हम सब हंस रहे थे और उछल कूद कर रहे थे और सेंटियागो कार को रोड पर स्ट्रेट रखने की कोशिश कर रहा था। फिर भी कार इधर उधर जा रही थी। म्यूजिक का साउंड हाई था और हम लोग उसी के साउंड पर पीछे उछल कूद कर रहे थे। फिर अचानक गाड़ी चलते चलते एक झटके के साथ रुक गई, जैसे किसी पथरीली चीज से टकरा गई हो। हम सबकी चीख निकल गई। मेटियो को वोमिटिंग होने लगी और वो खिड़की खोलकर बाहर उल्टियां करने लगा। मैंने उसकी पीठ थपथपाई और वो पीला पड़ गया था। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हमारी गाड़ी की टक्कर किस चीज से हुई है। फिर हमने उसी रोड पर एक बूढ़ी औरत को देखा। वो हमारी तरफ पीठ करके खड़ी थी। जब उसने घूमकर हमारी तरफ देखा तो मुझे उसकी बॉडी कुछ अजीब लगी। वो इंसान नहीं थी। उसके कंधे पर एक लंबी चादर थी जिसको उसने ओढ़ रखा था।
उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो कैसी थी। वो हमारी तरफ बढ़ रही थी। उसकी लाल आंखें हमारे दिलों को चीर रही थी। हमने ये सब कुछ ही सेकंडों में देखा था। गाड़ी दोबारा स्टार्ट नहीं हुई। पलक झपकते ही उसने सेंटियागो की गर्दन तोड़कर हमारी तरफ मोड़ दिया था। उसकी खोपड़ी को कुछ अजीब बना दिया था। बाकी लोग ठीक लग रहे थे। कार से धुएं निकल रहे थे। हम सब जल्दी से कार से बाहर निकल आए और उस बूढ़ी औरत को ढूंढने लगे जो अचानक गायब हो गई थी। कार का फ्रंट बिल्कुल टूट चुका था, जैसे हम किसी मजबूत चीज से टकरा गए हों। लेकिन सड़क पर तो कुछ भी नहीं था जब हम टकराए थे। हम सबको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। जब हमारे साथ यह घटना हुई तो उस रात चांद पूरा था। मेरे दिमाग में मेरी मॉम की कहानियां घूमने लगी कि अचानक एक बड़ा साया हमारे सरों के ऊपर से गुजरा। एक ऐसी चीज जिसके परों का साइज बहुत बड़ा था। फिर जब मैंने ऊपर देखा तो वो नीचे की तरफ ही आ रहा था। मेरे दोस्त गाड़ी के नीचे घुस गए। उसने जोनाथन को खींच लिया और उसको अपनी चोंच से पकड़कर पटक दिया। उसकी बॉडी दोहरी हो गई थी। कुछ देर उसकी चीख सुनाई दी, फिर वो खामोश हो गया। फिर वो बड़ा उल्लू अपनी चोंच खोलकर उसे फाड़ने लगा। उसकी चोंच से खून टपक रहा था। मेरे और दो दोस्त मेटियो और क्रिस्टोफर पीछे हट गए थे और चीख रहे थे। फिर उसने अपना भयानक चेहरा मेरी तरफ मोड़कर देखा। उसका चेहरा और टपकते हुए खून को देखकर मैं इतना डरा कि वहां से भागना शुरू कर दिया। मुझे अपने दोस्तों की भी परवाह नहीं थी कि उनके साथ क्या हुआ। मैं भागने लगा। मैं ऐसे भाग रहा था जैसे एक शिकार शिकारी को देखकर भागता है। मैं उसकी परों की फड़फड़ाहट और उसकी आवाज को सुन सकता था। अचानक मेरे पैर किसी चीज से टकराते हैं। मुझे बहुत तेज ठोकर लगी। फिर भी अपने आप को संभाल कर भागता रहा। मेरे पैरों से खून निकल रहा था। पूरी दुनिया मुझे घूमती हुई नजर आ रही थी। सुनसान रात में उसकी आवाज ने हलचल मचा दी थी। उसकी चीख की आवाज सुनकर मैं बेसुध होकर एक कोने की तरफ लुढ़क गया। मुझे यकीन हो गया था कि अब मैं मर जाऊंगा। मेरी आंखें खुली थी। बॉडी थक गई थी। मैं अब भाग नहीं सकता था। मेरी आंखों के सामने वो उल्लू अपने पंखों को पसार कर नीचे उतरता दिख रहा था। उसका चेहरा इंसानी चेहरा था। जैसे ही वो मुझ पर झपटने ही वाला था, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छिपा लिया। अब मुझे अपनी मौत साफ नजर आ रही थी कि अचानक मैंने कुछ आवाजें सुनी। मैंने आंखें खोल दी। मेरी मॉम उस चीज को देखकर उस पर चिल्ला रही थी। वो उसे गालियां दे रही थी और उस पर चीख रही थी। उसके हाथों में एक लंबी सिल्वर की चेन थी जिस पर कुछ क्रॉस लटक रहे थे। वो उल्लू ये देखकर अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए उड़ गया और आसमानों में कहीं खो गया। मेरी मां मुझे गाड़ी में बैठने में मेरी मदद कर रही थी। अगली सुबह मैं अपने बिस्तर से उठ रहा था। मैं इसे एक सपना ही मानता अगर मेरी मां नाश्ते की प्लेट लिए हुए मेरे सामने बैठकर मुझे रात के बारे में न बताती। फिर मुझे अपने डैड की मौत की वजह समझ में आने लगी। उसने बताया कि जोनाथन और सेंटियागो दोनों अपने घर नहीं पहुंचे। वो बीच सड़क पर मुर्दा पाए गए थे। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो वहां मैं पहुंच गई। तुम्हें एक मौका दिया गया है और अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम इसे कैसे यूज करते हो। कुछ दिनों तक तो मैं कहीं भी बाहर नहीं निकलता था, पर जैसे जैसे मैं भूलता गया मेरी पुरानी आदत वापस आ गई। मैं पार्टियों में फिर से जाना शुरू कर दिया था, लेकिन अब पीना छोड़ दिया था। उसके बाद से मैंने कसम खा ली थी कि अब शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। अब मैं लोगों को उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाने में मदद करने लगा। मैं आज भी उस लालचुदा चुड़ैल की नफरत भरी निगाहें महसूस कर सकता हूं। शायद वो इसलिए कि मैं अब लोगों को उसका शिकार होने से बचा रहा था। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि जब मैं अपने मरे हुए दोस्तों के बारे में नहीं सोचता। हम सब सैमुअल की कहानी सुनते रहे और ड्रिंकिंग करते रहे। जब उसकी कहानी खत्म हुई तो हम सब के रोंगटे खड़े हुए थे। फिर अभी कुछ ही दिन बीते थे कि सैमुअल रोते हुए मेरे पास आया। वो बहुत तेज कांप रहा था और उसने मुझसे कहा कि मेरी माँ मरने वाली है। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी मॉम मरने वाली है। इसके पहले मैंने सैमुअल को कई दिनों तक क्लास में नहीं देखा था और जब मैं उसे देख रहा था तो वो काफी परेशान दिखाई दे रहा था। सैमुअल कहता है कि मैंने कल एक सपना देखा कि मैं अपनी मॉम के साथ घर में हूँ और फिर मेरे कानों में उनके रोने की आवाज आई। मैं लिविंग रूम में चला गया। वो वहां पर किचन के टेबल पर बैठी हुई रो रही थी। मैं उनके पीछे से जाकर उनके कंधे पर हाथ रखकर रोने का कारण पूछा। मेरी मॉम ने मेरा हाथ पकड़ लिया, पर उसका हाथ पंजों में बदल चुका था। उसने जब अपना सिर घुमाया तो उसका चेहरा उल्लू का चेहरा बन चुका था।
फिर उसने मेरी मॉम का नाम लेकर बुलाया था। मैंने सैमुअल से पूछा कि इसका क्या मतलब है कि तुम्हारी मॉम ने खुद अपना नाम लिया। फिर सैमुअल ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि लालचूजा को सपने में देखने का मतलब है कि आप जिससे प्यार करते हैं वो मारा जाएगा। उसने मेरी मॉम का नाम लिया था। मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकता। मुझे डर है कि कहीं मेरी मॉम को मार न डाले। उस दिन मैंने उसे समझा बुझाकर वापस कर दिया। फिर 3 दिन बाद मुझे खबर मिली कि वो अपनी मॉम के घर उनके फ्यूनरल में जा रहा है। उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। उसके दादा का कहना था कि हार्ट अटैक की वजह से उसकी मॉम मर गई। सैमुअल जब से अपनी मॉम के घर गया था उसके बाद से उसकी कोई खबर नहीं आई। तो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी कहानियाँ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानियाँ ज़रूर पसंद आएंगी। धन्यवाद।